हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी तक इस सीरीज के अंदर हमने इकोलॉजी यूनिट के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस और इकोसिस्टम। और अब हम आप पहुंचे अपने तीसरे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पर, जहां पर हम देखने वाले हैं कि हमारी अर्थ पे कितने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको मिलते हैं, क्यों धीरे धीरे ये डाइवर्सिटी कम होती जा रही, घटती जा रही है, और अगर हमने इसे खो दिया तो इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हम खो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. सही बात है। जब हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे शुरू में जो आपको चीज़ सिखाई जाती है वो होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी आपको बताया जाता है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने कैटेगरीज में बांटा हुआ है, कौन से किंगडम्स में बांटा हुआ है, कौन से डिफरेंट टैग्सॉन में उनको रखा हुआ है, उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। और ये करना ज़रूरी इसीलिए है कि हमारी अर्थ पे इतनी ज़्यादा वेराइटी है, इतनी अलग अलग स्पीशीज़ हैं कि अगर कोई एक पर्सन या इवन एक पूरी जनरेशन भी इसी काम में जुट जाए कि एक एक करके रैंडमली उन सब स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमको इकट्ठी करनी है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर कुछ करा के हमने ये काम कर भी लिया, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानते हैं, सबके बारे में इंफॉर्मेशन हमने अपने पास रख ली, सबके बारे में हमको नॉलेज है, तो भी अगले दिन ये काम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता लगेगा कि 10 नई स्पीशीज़ मिली हैं जिनके बारे में पिछले दिन हमें पता ही नहीं था। इसीलिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सहारा लेना पड़ता है, कुछ कैटेगरीज में इन्हें बांटना पड़ता है ताकि हम इनके बारे में कैटेगरी वाइज पढ़ सकें, क्योंकि सभी स्पीशीज़ को एक एक करके रैंडमली स्टडी करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम है। Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. कभी भी डिस्कवरी चैनल खोलोगे, नेशनल ज्योग्राफिक खोलोगे, तो कोई नई ही चीज़, किसी नई स्पीशीज़ के बारे में आपको पता लग जाएगी। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants. 20,000 अलग अलग स्पीशीज़ हैं हमारे पास सिर्फ चींटियों की। 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 3 लाख अलग अलग तरह के बीटल्स हैं। 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स। अब ऑर्किड्स क्या है? मोनोकोटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट्स की एक फैमिली है, और उसी के अंदर हमको 20,000 अलग अलग स्पीशीज मिल रही हैं। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? इतनी ज़्यादा वैरायटी हमारी अर्थ पे क्यों है? थोड़ी कम होती तो भी काम चल सकता था। Did such great variety exist throughout Earth's history? पूरे हमारी अर्थ के हिस्ट्री में जब हम नहीं थे इसे ऑब्जर्व करने के लिए, क्या तब भी इतनी ही डाइवर्सिटी और ऐसी ही डाइवर्सिटी हमको मिलती थी? हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट? हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर? वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? एंड हाउ डू ह्यूमन्स बेनिफिट फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद हम लोग दे पाएंगे, ये हमारी उम्मीद रहती है। तो पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी असल में होती क्या है। In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level, but at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cells to biomes. अब वैसे तो जब भी हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं तो जनरली आप ये मतलब समझते हो कि बात हो रही है स्पीशीज डाइवर्सिटी की। अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी जगह पर बहुत बायोडाइवर्सिटी है तो आप समझोगे कि मैं कह रही हूँ वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन असल में हमारे लिविंग वर्ल्ड में स्पीशीज़ के लेवल से ऊपर भी और नीचे भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। और बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है आप उनमें से किसी भी लेवल पे पाई जाने वाली वैरायटी के लिए यूज़ कर सकते हो। हालांकि जनरली अगर मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं बताती हूँ तो हम उसको स्पीशीज़ के लेवल पे ही लेके चलते हैं। अगर एक लिविंग सेल है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं तो आप इसके लिए भी बायोडाइवर्सिटी टर्म का यूज़ कर सकते हो। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऊपर जाकर बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सी कम्युनिटीज़, बहुत से इकोसिस्टम्स के मिलकर बनने से जो बायोम बन रहा है उसके लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी टर्म का इस्तेमाल हो सकता है। Biodiversity is the term popularized by sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all levels of biological organization. तो सिर्फ species के लेवल पे नहीं बल्कि इससे नीचे भी और इससे ऊपर भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो भी लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, हर लेवल पे हमें बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, हेट्रोजेनिटी मिलेगी, या कह सकते हो वैरायटी मिलेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज लेवल्स, 3 लेवल्स पे हम देखेंगे कि हमें कैसे बायोडाइवर्सिटी मिलती है। पहले आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज।
जैसे कि एग्जाम्पल हमें दिया है, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेसिपिन दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। तो एक मेडिसिनल प्लांट है राउल्फिया वोमिटोरिया, और हिमालयस की डिफरेंट रेंजेस में जो ये ग्रो करता है, हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर सेम स्पीशीज का प्लांट उग रहा है, लेकिन उसमें से जो हम मेडिसिनल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस भी अलग अलग होती है और उसके वर्क करने का तरीका भी हमें अलग अलग मिलेगा। तो सेम स्पीशीज है, लेकिन उसमें से जो केमिकल ऑब्टेन कर रहे हैं वो डिफरेंस शो कर रहा है, वेराइटी शो कर रहा है। तो इसको आप बोलोगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। ह्यूमन बींग्स में इसका एग्जाम्पल ले लो। वैसे तो देखा जाए तो सभी ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, सभी होमोसेपियंस हैं, लेकिन फिर भी आप कई सारे ह्यूमन बींग्स को देखोगे तो उनकी मॉर्फोलॉजी में, उनको देखते ही उनके अपीयरेंस में ही आपको इतना अंतर लगेगा कि आप कह नहीं सकते कि ये आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है। सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनको आप तो वैसे मानते हो कि फंडामेंटली सिमिलर हैं, लेकिन उनके बीच में भी आपस में इतनी डिसिमिलैरिटीज होती है, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एक दूसरे से अलग होते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हमें मानना ही पड़ेगा। एक ही स्पीशीज के अंदर भी इतनी अलग अलग वेराइटी हमको मिलती हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बायोडाइवर्सिटी का एक लेवल है। उसी तरह से अगर आप आम की बात करो, चावल की बात करो, तो इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। कितना अलग अलग तरह का राइस मिलता है। देखा जाए तो एक ही स्पीशीज़ है, ओराइजा सटाइवा, जो चावल हम खाते हैं, लेकिन बासमती चावल अलग है, जो बिरयानी बनाने का चावल है वो अलग है, जो बंगाल में या जहाँ पर स्टेपल डाइट है कोस्टल एरियाज़ में जो लोग चावल खाते हैं वो अलग है। तो हमारे पास 50,000 वेराइटीज़ हैं, और उसी तरह से आम की भी 1,000 से ऊपर वेराइटीज़ इंडिया में पाई जाती हैं, हालांकि स्पीशीज़ एक ही है। अच्छा, इसके बाद दूसरा लेवल हमारे पास आ जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी का। दिस इज द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। और अगर मैं बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज़ करती हूँ तो उसके आगे पीछे अगर कुछ नहीं बोलती हूँ, कुछ एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, स्पेसिफाई नहीं करती हूँ, तो आप समझ लोगे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी की ही मैं बात कर रही हूँ। द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फिबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी दैन ईस्टर्न घाट्स। हमारे वेस्टर्न घाट्स में एम्फिबियंस की ज़्यादा स्पीशीज हमको मिलती है, लार्जर नंबर ऑफ स्पीशीज दैन द ईस्टर्न घाट्स। अच्छा, इसके अलावा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी होती है एट द इकोसिस्टम लेवल। इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज एंड एल्पाइन मेडोज हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो कई कंट्रीज में लैंडस्केप जो होता है काफ़ी होमोजीनियस होता है। पूरी कंट्री में चारों तरफ आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको एक जैसा ही लैंडस्केप नजर आएगा, ना ज़्यादा अलग लैंडफॉर्म्स होंगे, ना डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स होंगे। लेकिन इंडिया में देख लो, डेजर्ट भी है, प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी है, हमारे पास प्लेटो भी है, डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स बने हुए हैं, और इसीलिए वहाँ पर अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी भी थ्राइव करती है। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. Obviously, ये जो डाइवर्सिटी आज हम देखते हैं, इतने सारे अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये शुरू से तो नहीं थे, धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में। But we could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rates of species losses continue. तो मेनली बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने का पर्पस ये है कि हम समझ पाएँ कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस हमारी एग्जिस्टेंस के साथ कितनी क्लोजली जुड़ी हुई है, और अगर ये ऑर्गेनिजम्स अर्थ से वाइप आउट हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा भी यही हश्र होगा। और अगर हमें खुद थ्राइव करना है, अगर हमें खुद सर्वाइव करना है, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी हमें बचाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। तो बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस समझने के लिए, और जितनी तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी को हम खोते जा रहे हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, उसे रोक पाने के लिए ही आपको ये बताया जा रहा है कि क्यों ये काम इस समय ज़रूरी है और कितने अलार्मिंग रेट पे हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें हो रहा है। वी कुड लूज ऑल दिस वेल्थ इन लेस देन 2 centuries. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को भी अब पता है, सभी देशों की गवर्नमेंट्स आपस में मिलकर भी स्टेप्स ले रही हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यार लास्ट में बात यही हो जाती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के पास और भी कई सारे काम हैं, उनकी पॉपुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो दूसरे मुद्दे भी हैं जिनमें उन्हें पैसा लगाना पड़ता है, अपनी रिसोर्सेज लगानी पड़ती हैं। तो कभी कभी ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ पीछे रह जाते हैं, लेकिन असल में हमें पता तो होना ही चाहिए कि ये कितने ज़रूरी मुद्दे हैं और इसकी तरफ स्टेप्स लेना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सो
Biodiversity and its conservation are vital environmental issues as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. तो हम लोग सोचते हैं ज़्यादातर कि ह्यूमन बीइंग्स कितने सेल्फिश हैं, अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, रिसोर्सेज को पाने के लिए वो अर्थ पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रहने नहीं दे रहे हैं, दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. लेकिन असल में अगर हम सेल्फिश होते और हमें अकल होती तो हम ऐसा नहीं होने देते, क्योंकि जब तक एक डाइवर्स इकोसिस्टम रहता है, जब तक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्राइव कर रहे हैं, तभी तक हम भी हैं, क्योंकि हम भी अल्टीमेटली एक नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा ही हैं. जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम अपने कमरे में पड़े होते हैं, दूर दूर तक हमारे पास कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, हमें एक हरा पत्ता भी नहीं दिख रहा है, कुछ प्लांट्स हमारे पास नहीं है, कुछ एनिमल्स हमारे पास नहीं है. हमें तो लगता है हम अपने मैन मेड इकोसिस्टम में खुश हैं, लेकिन असल में ये इकोसिस्टम भी तभी तक बना हुआ है जब तक नेचुरल इकोसिस्टम्स हमारे सारे काम कर रहे हैं, नेचर की सारी प्रोसेसेस को सही से चला रहे हैं. और अगर नेचुरल इकोसिस्टम्स में डिसबैलेंस बढ़ेगा तो हमारा भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. तो सबसे पहले तो ये बात करें कि कितनी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास में है. इससे पहले कि उसको बचाने की बात करें, हमें पता तो होना चाहिए कि कितनी बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ पे प्रेजेंट है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया. Since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far. But it is not easy to answer the question of how many species there are on Earth. अब कितनी स्पीशीज़ हम जानते हैं, कितनी नोन स्पीशीज़ हैं, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन असल में बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में अभी तक हमें ज्ञान ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN, 2004 में इन्होंने कहा था द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड. अब कितनी के बारे में हम जानते हैं ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन कितनी ऐसी हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ पता ही नहीं है, जिन्हें हमने डिस्कवर ही नहीं किया है, जिन्हें हम पहचानते ही नहीं है, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है. तो 2004 की बात अगर हम करें, 2004 में इन्होंने बोला कि भाई 1.5 मिलियन यानी करीब 15 लाख स्पीशीज़ के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन कितनी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि अभी हमें पता ही नहीं है. Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. इसका तो अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि कितनी स्पीशीज़ अभी भी बच गई हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. तो tropical countries में biodiversity का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए ये माना जाता है कि tropical countries में अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जिसके बारे में ह्यूमन बींग्स नहीं जानते हैं. ऐसी बहुत सी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में ह्यूमन बींग्स को कोई नॉलेज ही नहीं है. Considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on Earth. तो कैसे अंदाज़ा लगाया? जिनके बारे में जानते हैं पहले तो उनकी लिस्ट ले ली, फिर सोचा कि इस हिसाब से कितनी ऐसी हो सकती हैं जो कि हमें नहीं पता, और इसी हिसाब से बाकी सारे टैक्सॉन जिनके बारे में कम भी नॉलेज थी, ये रेशियो उन पे भी अप्लाई करके और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि करीब करीब कितनी स्पीशीज़ हो सकती हैं. Some extreme estimates range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity at about 7 million. तो लोग जो मानते हैं कि हाँ ये सच के आसपास हो सकता है, वो एस्टिमेट रॉबर्ट मे ने दिया था और वो कहते हैं कि यार हो सकता है 7 मिलियन स्पीशीज अर्थ पे हों, यानी कितनी हो गई 70 लाख. हमें पता है 15 लाख के बारे में और है अर्थ पे 70 लाख स्पीशीज, यानी हमें आधी स्पीशीज के बारे में भी, अपनी अर्थ की आधी बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी अभी पता नहीं है, और धीरे धीरे ये बायोडाइवर्सिटी हम खोते और जा रहे हैं. So let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity. Based on the currently available species inventories, inventory मतलब list, तो हमारे पास जो अभी लिस्ट है उस हिसाब से अगर हम बताएं, more than 70% of all species recorded are animals, while plants, भले ही प्लांट्स में आप एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको ले लो, फंजाई को भी प्लांट्स में इंक्लूड कर दो अगर, दे कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल. तो एक चीज़ तो हमारे सामने आती है कि प्लांट्स और एनिमल्स में से ज़्यादा डाइवर्सिटी किसकी है? सबसे बड़ा शेयर हमारे पास एनिमल्स का है. दुनिया की टोटल डाइवर्सिटी में 70% तो एनिमल्स ही हैं.
Among animals, insects are the most species rich taxonomic group. Animals में भी अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा हमको insects मिलते हैं. Insects की diversity सबसे ज़्यादा है, making up more than 70% of the total. तो दुनिया की total जो diversity है उसमें से 70% species animals की हैं. Animals में भी 70%, आधे से भी बहुत ज़्यादा जगह घेर रखी है insects ने. That means out of every 10 animals on this planet, 7 are insects. Again, how do we explain this enormous diversification of insects? तो ये सोचने की बात है कि सभी के पास बराबर मौका था इवॉल्व करने का, सर्वाइव करने का, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं, ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर जाते हैं, जिनकी ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती हैं, हमको ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है. द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीशीज़ ऑफ फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. तो फंजाई की भी बहुत सी स्पीशीज़ हमारे पास में है. तो बायोडाइवर्सिटी को आपकी एनसीईआरटी बुक में ना इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट एक्सोनॉमिक ग्रुप्स में पाई चार्ट की मदद से बताया हुआ है. तो जैसे हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, एनिमल्स में हमारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स को छोड़ दो, बाकी के जो लोअर ग्रुप्स हैं उसमें इंसेक्ट सबसे बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, फिर मॉलस्क और क्रस्टेशियन दिखाए हुए हैं, और बाकी सभी एनिमल्स ग्रुप्स को अलग रखा हुआ है. वैसे ही वर्टिब्रेट्स की अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आप देखोगे पाए चार्ट में, करीब आधी आधी जगह तो घेर रखी है फिशेज ने, और इसके बाद हमारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फिबियंस, ये सारे ग्रुप्स आ जाते हैं. प्लांट्स में अगर देखोगे, अगेन हमारे पास फंजाई की खूब सारी डाइवर्सिटी है, फ्लावरिंग प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म्स की खूब सारी डाइवर्सिटी है, और इसके बाद एल्गी, मॉसेस, फर्न्स, लाइकन्स, ये सब आ जाते हैं. तो इसे देखकर हमें यही पता लगता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इवन नहीं है. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक स्पीशीज़ एनिमल की तो भगवान ने एक साथ के साथ प्लांट्स की बना दी. हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है, और कुछ ग्रुप्स ऐसे जो कंपेरेटिवली उतने डाइवर्स नहीं हैं. It should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes. Prokaryotes के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पर इन पाई चार्ट्स में कुछ बताया नहीं गया है, because biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are not culturable under laboratory conditions. अब अगर हम किसी बैक्टीरिया को पहचानना चाहते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो उनको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा. इसके लिए हमको उन्हें लैब में उगाना पड़ेगा. किसी जंगल में जाके बैक्टीरिया को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और ये करना हमारे लिए मुश्किल है. हर एक बैक्टीरियम को लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता. अगर कर भी लें तो उनके डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इसीलिए यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी को छोड़ दो. इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनेटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस. अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया को भी इंक्लूड कर लेंगे, जो हमारे मोनेरा किंगडम के मेंबर्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेंगे, तब तो उन्हीं की डाइवर्सिटी लाखों में चली जाएगी. Although India has only 2.4% of the world's land area, its share in the global species diversity is an impressive 8.1%. तो अब समझने वाली बात ये है कि इंडियंस का बायोडाइवर्सिटी के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इसकी कंजर्वेशन के बारे में जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथों में, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारा लैंड एरिया जो है दुनिया का 2.4% है सिर्फ, लेकिन लैंड एरिया में 2.4% शेयर होने के बावजूद बायोडाइवर्सिटी में हमारा शेयर 8% से भी ऊपर है. दैट इज वॉट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो 12 ऐसी कंट्रीज हैं दुनिया में जिन्हें मेगा डाइवर्सिटी कंट्री माना जाता है, कि इसमें तो बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारी वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और इंडिया को भी उसी में इंक्लूड किया जाता है. अब हमारे पास जब इतनी डाइवर्सिटी है तो उतने ही वल्नरेबल हैं हम उसे खोने के लिए, और हमें उसको प्रिजर्व करके, उसको बचा के, प्रोटेक्ट करके रखने के बारे में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी डाइवर्सिटी हमारी धरोहर भी है. Nearly 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. 45,000 plants की species और करीब 90,000 से ऊपर animals की species. How many living species are actually there waiting to be discovered and named? तो ये तो हो गई वो जो हमें पता है. कई सारी हमारे फॉरेस्ट में, हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में अभी ऐसी भी होंगी जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं. If we accept May's global estimates, तो रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के हिसाब से only 22% of the total species have been recorded so far. Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. तो अभी इंडिया में 1 लाख प्लांट्स की और 3 लाख एनिमल की स्पीशीज है जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है. Would we ever be able to complete the inventory of biological wealth of our country? Consider the immense trained manpower and the time required to complete the job.
The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. तो सोचो यार कितनी दुख की बात होगी कि हमारे पास इतनी सारी डाइवर्सिटी है लेकिन उसमें से बहुत कम फ्रैक्शन है जिसके बारे में अभी हम जानते हैं, और कई ऐसी स्पीशीज़ भी होंगी कि इससे पहले हम उन्हें पहचान पाएँ, इससे पहले कि हम उन्हें देख पाएँ, उससे पहले ही वो डिसअपियर हो जाएंगी. So, nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there. और यही रीज़न है हम इतनी बड़ी, इतनी मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्री का पार्ट है, तो हमें इस डाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस समझना और इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और इसीलिए चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है. तो चलो अगली बार हम बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स के बारे में जानेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.